नाइंसाफी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया। दर्द, बेइज्जती, जुर्म का सामना करके मुझे लड़ना सिखाया। शायद मैं चाहती हूँ तुम ये केस छोड़ दो। क्यों हटूं मैं केस से? क्यों कैसे मुझे नहीं पता। बता, इसमें से किसको पहचानता तू? बता। कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये है हमारे प्रमुख अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स। पढ़ाई लिखाई जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। इन शॉर्ट, जो गोरा है वो सुंदर है। जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते फटती है हमारी, लगता है हंसेगी हम पे देख के। हेयर लॉस नहीं, आइडेंटिटी लॉस हो रहा हमारा। इसको कहते हैं थेगला। नहीं चाहिए हमें थेगला। का है? हस्त मैथुन और सेक्स में फर्क होता है बे। ये हस्त मैथुन है, हमें बाल उगाने अपने असली के। उगा देंगे। मेरी और इनकी बेटी की ना शादी होने वाली है परसों। तो एक बार ना पापा जी और मम्मी जी घर से बाहर गए हुए थे। तो मैं और उनकी बेटी थोड़ा क्लोज हो गए, फिजिकल हो गए। शर्म आनी चाहिए। इसलिए 1 महीने से ताड़ रहे हो आप? फट्टू है आप? नहीं जी, शर्मा है गुड़गांव के। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. तो क्या करते दादा? और कोई रास्ता हो तो? सरेंडर। कानून का चोरी ना सिखाओ मोए लखना। सीधा जे क्यों ना कह रहे हो कि तेरी गांड फट रही। मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं सिनेमेटोग्राफर अनुज धवन। आपने शुभ मंगल, सावधान, शाहिद, बाला और सोन चिड़िया जैसी बड़ी फिल्मों में एज ए डीओपी काम किया हुआ है। अनुज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो अनुज भाई, लॉकडाउन के चलते कैसा चल रहा है? कैसे दिन व्यतीत करते हैं आप? यार पता नहीं, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग बोर हो रहे हैं, बट मेरे हिसाब से तो घर का काम में मतलब इतना सारा समय निकल जाता है कि पता नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी रियलाइज होती हैं कि पहले आप बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते थे, जो लाइक देवर कितनी सारी चीजें थी जो फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, जो कि अभी पता चल रहा है कि लाइक उन चीजों की भी, वो चीजें भी होती थी घर में, सफाई से रिलेटेड हो या खाने से रिलेटेड हो, छोटी छोटी चीजें। तो आई थिंक अच्छा जा रहा है। ये एक टाइम मिला है सोचने का, घर बैठने का, थोड़ा अंदरूनी मन टटोलने का कि मतलब क्या कर रहे हैं लाइफ में, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्या यही सोचा था करने के लिए या थोड़ा भटकाव आ गया है। तो आई थिंक थोड़ा टाइम मिला है, मतलब थोड़ी दुनिया की व्यवस्था ठीक नहीं है फॉर श्योर, बट आई थिंक बहुत आता है, बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, ये भी आई थिंक निकल जाएगा। एंड पीपल आर फाइटिंग, सो आई थिंक होप्स है एंड जल्दी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे। बाकी घर में ही है, कोशिश कर रहे हैं बाहर ना निकले, और घर में ही कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कभी कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में इतना सारा मटेरियल है आजकल देखने के लिए, तो आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने काफी सारे लोगों को घर पे बिजी रखा हुआ है। बिल्कुल। तो अनुज भाई, हम मुंबई पहुंचेंगे, आपके सफर, आपकी फिल्मों की बात करेंगे, पर उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली में से आप हैं, और तो किस तरह के परिवार, किस तरह के परिवेश में आप पले बड़े हुए और किस तरह का माहौल रहा आपके घर का? क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रहा आपका? एजुकेशन बैकग्राउंड मतलब दिल्ली से मैं हूँ। आई बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड आनंद विहार, ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली की जगह है। और बहुत ही बेसिक एक फैमिली जो होती है, एक कॉमन इंडियन फैमिली, वैसा एक परवरिश रही है। एक बहुत ही मध्यम वर्ग की क्लास से बिलोंग करते थे हम, जहाँ पर एक बहुत रूटीन लाइफ होती है ना, लाइक आपको मालूम है, आपके पिताजी 8 बजे उनका फिक्स्ड है, मतलब वो डॉट उसी टाइम पे उठेंगे, उनको 46 मिनट लगेंगे तैयार होने में, उनको 16 मिनट लगेंगे उनका नाश्ता करने में, और 18वें मिनट वो अपने स्कूटर में बैठेंगे और दफ्तर के लिए निकल जाएंगे। तो एक वैसी लाइफ देखी थी बचपन से। 35 साल पिताजी ने टाटा, उस टाइम पे टेल्को नाम था, बाद में टाटा मोटर्स चेंज हो गया, तो वहाँ पर वो जॉब करते थे। मॉम has been a homemaker, always हाउसवाइफ थी। तो अगेन मतलब वही छोटी मोटी जो परेशानियां और वो जो व्यवस्थाएं होती हैं घर में एक मध्यम वर्ग की, तो वैसी जिंदगी जी है, which I really relish and I'm actually very thankful कि जो लाइफ से मैं आया हूँ, and I'm really happy कि मैंने वो लाइफ जी है, because I think जो आजकल हम काम कर रहे हैं, I relate a lot to that life. बहुत कुछ रिलेटेबिलिटी होती है। आई थिंक एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की लाइफ जीना बहुत इम्पोर्टेंट है,
इस इंडस्ट्री में, बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग, वो रिलेटेबिलिटी, बिकॉज आजकल ऑडियंस रिलेट करती है कॉमन इंसान से। बिल्कुल। इसलिए आजकल एक्टर्स लाइक आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव, दे आर सो डूइंग सो गुड बिकॉज you relate to them as a common human being. You know, you don't relate to a star as much as you can relate Exactly. to a common human being. So वो relatability बहुत समझ आई उस एक परिवार में, और पढ़ाई भी दिल्ली से करी। Actually मेरे पिताजी लॉयर, मतलब he studied law but he couldn't pursue it. और 12वीं तक दिल्ली में पढ़े। उसके बाद एक चीज आई थिंक ये भी हो सकता है कि क्योंकि पिताजी को बचपन से देखा था, तो एक चीज थी कि somehow I didn't wanted that repetitive life. I didn't wanted that monotony. I don't know, because शायद ये था कि I saw my father कि वो अपने परिवार की ज़रूरतें तो पूरी करने के लिए काम करते थे, लेकिन somehow ऐसा लगता था कि वो खुशी कहीं पर गायब है। मतलब he was a happy person, but I just felt कि एक कहीं वो एक चीज है जो मिसिंग है। शायद वो ये जो एक मोनोटनी है लाइफ की, उस चक्कर में वो पूरी नहीं हो पा रही। और क्योंकि स्ट्रगल बहुत रहता था पैसों का, तो मतलब कुछ और उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। तो वहाँ से जब ग्रेजुएशन की बात आई, जब एक्चुअली 10th के बाद बात आई कि मतलब आई वाज नेवर अ गुड स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब मेरे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल करी है लाइफ में मेरी पढ़ाई को लेके। पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे मम्मी और पापा की लड़ाई होती थी कि कौन जाएगा टीचर से सुनने के लिए। तो वो एक अलग परिस्थिति थी। बट जब हायर स्टडीज की बात आई तो ये था कि उस टाइम पे बीबीए और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ऐसा था कि मतलब अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और कॉमर्स से हैं तो बीबीए कर लीजिए, और अगर साइंस से है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लीजिए। बिल्कुल। तो बट दैट इज व्हाट आई डिडंट वांटेड टू। एक्चुअली उस टाइम पे आई वांटेड टू डू होटल मैनेजमेंट। मतलब मुझे काफी शौक था उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट करने का। एंड एग्जाम दिया, मेरा क्लियर भी हो गया। फिर एक्चुअली एक मित्र थे हमारे, राहुल भूषण, हु इज आल्सो अ डायरेक्टर नाउ। सो उन्होंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ा था एक जगह से, मतलब पढ़ रहे थे, सेकंड ईयर में थे। तो उनसे मिला, तो उन्होंने जब मुझे इसके बारे में बताया तो देन आई रियली गॉट एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि 12वीं में मैंने थोड़ा बहुत थिएटर करना चालू कर दिया था। 12वीं में एक NIE जो न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक मतलब एक टीचर थे कुलजीत सिंह, जो आए थे, एंड ही हैड डायरेक्टेड अ प्ले विद अस कॉल्ड रिफंड। तो उसमें बहुत छोटा किरदार करने का मौका मिला था, और वहां से एक क्रिएटिव नर्व्स जो है ना, वो थोड़े जागरूक हो गए थे कि अच्छा ये भी एक दुनिया है। और उस दुनिया से थोड़ा लगा हुआ था, बट उतना ज्यादा नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो जब मास कम्युनिकेशन का पता चला और जर्नलिज्म का पता चला, तो मुझे मालूम था कि हाँ, ऐसा कुछ मेरे को करना है। फिल्म मेकिंग का तब भी अंदाजा नहीं था, सिनेमेटोग्राफी तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं था, बट तब ये था कि हाँ, ऐसा कुछ करना है जिससे रोज दफ्तर, एक तो पढ़ाई ज्यादा ना करनी पड़े और समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने की इच्छा थी। तो तभी मैंने एग्जाम दिया, उसका एडमिशन हो गया लकीली। तो फिर मैंने कहा चलो होटल मैनेजमेंट में ये करते हैं। तो मम्मी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ये फील्ड की, क्या करने वाला है, क्या होता है जर्नलिज्म, बिकॉज अगेन उस टाइप की फैमिलीज दे डोंट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। बट पापा ने सपोर्ट किया उस टाइम पे। उनको मालूम था कि ये इंडस्ट्री बूम कर रही है, ये इसका दिमाग है थोड़ा टेढ़ा, तो शायद इसमें क्लिक कर जाएगा। तो वहाँ से पढ़ाई चालू करी, जर्नलिज्म पढ़ा। फिर सेकेंड ईयर में एक्चुअली हमें इंटर्नशिप करनी थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वहाँ मैंने CNN IBN में एज अ असिस्टेंट कैमरामैन का 2 महीने मैंने इंटर्नशिप करी थी वहाँ पे। तो वहाँ फिर मेरा पहला एक्सपीरियंस था कैमरा को लेकर कि अच्छा ये कैमरा होता है। नितिन चोपड़ा करके एक कैमरामैन थे CNN IBN में उस टाइम। तो ही वाज द वन हु एक्चुअली टोल्ड मी कि ये कैमरा होता है और इसको शूटिंग कहते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टुवर्ड्स कैमरा, न्यूज़ कैमरा। तो वहाँ पर मतलब मेरे को एक्साइटमेंट, मतलब फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम CNN मेरा एक्साइटमेंट लेवल्स काफी बढ़ गए। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू। वहाँ पर मेरे को सेकेंड ईयर में जाके श्योरिटी आएगी थी कि हाँ, जर्नलिज्म कर सकते हैं, कैमरा कर सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू किया था। फिर कॉलेज खत्म हुआ, तो कॉलेज में थर्ड ईयर में फिल्म मेकिंग के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वहाँ पर एक्चुअली हम एक डॉक्यूमेंट्री, एक जीविका करके एक फिल्म फेस्टिवल होता था दिल्ली में। आई डोंट नो अभी भी होता है कि नहीं होता।
तो वहाँ पर वो लॉस्ट लाइवलीहुड को लेके शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो वो हमने बनाया था, 5 लोगों के दोस्त था। हमने कहा यार फिल्म जैसी मर्जी बने लेकिन दिखनी अच्छी चाहिए, तो हम कैमरामैन हम बाहर से लेके आए थे। किरण करके एक लेडी थी जो एक प्रोफेशनल कैमरामैन थी, तो उनको हम लेके आए। तो और मेरे को बोला कि ये हैंडीकैम है तो मेकिंग शूट कर लो यार इसकी, ताकि पता चले हमने क्या क्या किया है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मेकिंग शूट करा, बहुत हमने फिल्म बनाया था, उसका नाम है डॉन टू डस्क एंड फर्दर। इट वाज अ स्टोरी ऑन हॉर्स कार्ट पुलर्स, जो कि दिल्ली में उस टाइम पे खत्म हो रहे थे धीरे धीरे। तो वो फिल्म बनाया, सब कुछ किया। तो यज्ञप्रिय गौतम जो एडिटर थे, उन्होंने एडिट करना चालू किया फिल्म को। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। हमने पूछा भाई एंट्री का वक्त आ रहा है, कुछ दिखाओ। तो उसने बोला यार ये फिल्म छोड़ देते हैं, कुछ मजा आया नहीं, मतलब कुछ बना नहीं, बात नहीं बनी। तो हमने कहा फिर भी दिखाओ। तो देखा तो इट वाज लाइक कंटेंट था नहीं उसमें कुछ खास। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब ये तो गया तो एक काम करते हैं, मेकिंग एडिट करते हैं, एटलीस्ट पता चले हमने कितने मजे करे। एक्सपेरिमेंट ही एक रहेगा एक तरीका। हाँ करेक्ट। तो जब वो मेकिंग एडिट होनी चालू हुई तो 1 हफ्ते बाद बोला कि भाई कुछ एडिट हुआ है तो दिखाओ। तो उसने बोला कि मेरे को ना 2-3 दिन और दे दो, इसमें से कुछ मसाला निकला है तो मैं उसको डॉक्यूमेंट्री में डाल के देखता हूँ कुछ बन पाता है क्या। तो वो 1-1.5 हफ्ते बाद फिर जब डॉक्यूमेंट्री देखी एंड इट टर्न आउट क्वाइट वेल, तो मतलब 90% फुटेज वाज फ्रॉम माय कैमरा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो, मतलब मेकिंग शूट कर रहे हैं, कितना मेकिंग शूट कर लोगे। तो मैं भी चला जाता था, निकल जाता था, टांगे वाले के शॉट्स ले रहे हैं, सीनिक सनराइज सनसेट। सो उस टाइम पे लाइक आई स्टार्टेड शूटिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। तो वो सब जब उसमें आया तो थैंकफुल टू किरण। एक्चुअली किरण ने बोला क्योंकि 90% फुटेज अनुज के कैमरे का है तो क्रेडिट इसको मिलना चाहिए, मुझे। और उसको ये था कि शी वाज ऑलरेडी वर्किंग, आई वाज अ स्टूडेंट, तो उसने बोला इट माइट हेल्प। अब वो ऐसा हो गया कि वो फिल्म बिकेम अ रेज। वो जीविका में जीत भी गई फिल्म, वो साउथ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल्स में भी जीत गई। और स्पेशली सिनेमेटोग्राफी को लेके, उसमें कैमरा वर्क को लेके थोड़ी तारीफ हो गई। तो ये हो गया कि चलो अब कुछ भी शूट करना है तो अनुज शूट कर लेगा कॉलेज में। तो ऐसे छोटा मोटा शूट किया, फिर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी चालू कर दी। सो आई थिंक 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तभी जीविका श्याम बेनेगल ने देखी थी एंड ही रियली लाइक्ड इट। एंड उन्होंने हमें अपने घर दिल्ली में लंच पे बुलाया था कि ये जिन्होंने बनाई है बच्चों ने, मेरे को उनके साथ मिलना है। तो उन्होंने घर पे बुलाया था। दैट वाज लाइक अ रियली बिग ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस कि श्याम बाबा ने अपने घर बुलाया है। तो हम गए तो उन्होंने बोला कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। तो हमने कहा ठीक है। तब समवन टोल्ड मी अबाउट एफटीआई कि एक भाई इंस्टीट्यूट है ऐसा, वहाँ फिल्म मेकिंग और सिनेमेटोग्राफी पढ़ाते हैं, और मतलब बॉम्बे की इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग वहीं के पास आए। So that was the first time when I got attracted towards higher studies for cinematography. उसके बाद मेरा 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने एक्चुअली एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया। आई वाज वर्किंग एज अ कैमरामैन इन एनडीटीवी। तो मैंने 1 साल एनडीटीवी में काम किया। तो ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 साल एनडीटीवी में एज अ कैमरामैन ज्वाइन किया। वहाँ पर न्यूज़ किया, फिर प्रॉफिट, एनडीटीवी प्रॉफिट, और गुड टाइम्स आ गया था तब तक वहाँ पे, तो एनडीटीवी गुड टाइम्स थोड़ा बहुत किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि तब मैंने दिया अपना इंटरव्यू दे दिया था तब तक एफटीआई का, और एडमिशन हो गया था। तो आई टोल्ड देम कि अभी लाइक यू नो दिस इज माय रेजिग्नेशन। तो उसने बोला व्हाई डू यू वांट टू रिजाइन, वी कैन इंक्रीज योर पे। तो मैंने कहा नहीं, पे की बात नहीं है, एक्चुअली मेरा एडमिशन हो गया एफटीआई में, तो मैं वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। So they were really happy and very supportive. तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, आपका रेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज उस टाइम पे एनडीटीवी इमेजिन करके they were planning to start a fiction channel. तो they said कि आप पढ़ के वापस आ जाओ, you will always be retained without pay, you go study and come back and join us. तो I said चलो ठीक है, that's like बहुत ही बढ़िया बात है। तो वहाँ से फिर मैं एफटीआई गया 2007 में, and then I वहाँ पर मैंने पढ़ाई चालू करी। तो वहाँ से फिल्म मेकिंग का कहते हैं ना कीड़ा काट जाना, तो वहाँ पर वो था। बट ऑल दिस वाइल मम्मी पापा को कभी भी ये नहीं था कि ये बॉम्बे चला जाए, उनको ये था ये जा रहा है पढ़ाई करके वापस आ जाएगा दिल्ली। तो दे नेवर एक्सपेक्टेड, मॉम वाज लिटिल अगेंस्ट मी गोइंग टू एफटीआई, गोइंग टू बॉम्बे, but they were happy also कि चलो वर्ल्ड में one of the most prestigious film school है वहाँ पर। उनको भी मालूम नहीं था कि इसका एडमिशन कैसे होगा, मुझे खुद नहीं मालूम था। तो मैंने कहा चलो हो गया तो पढ़ लेते हैं जाके।
तो वहाँ से पढ़ा और एक्चुअली मेरा लास्ट मोमेंट चल रहा था जब एक मेरे सीनियर है तपन बासु जो सिनेमाटोग्राफर, तो वो कमीने में असिस्ट कर रहे थे और कमीने का स्केड्यूल क्योंकि थोड़ा पुश हो गया था तो उनको एक फिल्म करनी थी राम गोपाल वर्मा की असिस्टेंट, जो वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि I think if you want to, I can give this opportunity to you. Do you want to go and do this job? I was very happy कि उस टाइम पे राम गोपाल वर्मा was a big name and श्रीलंका में शूट था, 3 महीने वहीं रहना है, was getting paid to do the job. So I thought चलो I told my mom and dad कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये फिल्म करके आता हूँ और फिर मैं दिल्ली आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उस टाइम पे मैं चला गया and then I started working there. That was like the first experience of a Bollywood film for me. So बड़े डायरेक्टर थे, साउथ के बड़े एक्टर थे, नितिन रेड्डी, सुजोदीप घोष वाज द डीओपी माय फर्स्ट बॉस। तो वहाँ से किया, फिर मैं वापस आया तो मैंने कहा सर अब ये हो गया है तो मैं अब दिल्ली जाता हूँ वापस। तो मैंने बोला कि ना जिसका 6-7 दिन का शूट और बाकी है तो वो कंप्लीट कर ले और फिर चले जाते, एटलीस्ट विल कंप्लीट अ फिल्म। ऐसे ओके। तो वो 2 दिन का शूट हुआ 2 महीने बाद, फिर 1 दिन का शूट हुआ 15 दिन बाद। तो करते करते मैं 6 महीने में कुछ बॉम्बे में रह चुका था। तब तक आप बोल लो कि थोड़ी हवा लग गई थी बॉम्बे की, सिनेमेटोग्राफी की। हाँ, तब फिर मेरे को वापस जाने का मन नहीं किया। तो मैंने आई टोल्ड माय मॉम एंड डैड कि मुझे 1-2 साल और दे दो, आई वांट टू ट्राई, आई वांट टू लर्न अ लिटिल मोर, क्योंकि ये बहुत ह्यूज चीज है सीखने के लिए। तो वहां से फिर मैंने असिस्टेंट चालू किया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम फॉरेन प्रोजेक्ट्स और करते करते कुछ टाइम बाद देन आई गॉट शाहिद। सो वहां से फिर इंडिपेंडेंट एज अ सिनेमेटोग्राफर मेरी जर्नी चालू। जी जी, तो आप हमें ये बताइए कि जैसे कि एक फिल्म में आप एक एज ए डीओपी आप काम करते हैं, तो पूरे फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, आपके कहाँ से आप इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपका काम शुरू होता है? एक्चुअली सिनेमेटोग्राफर का काम एक्चुअली 2 सिनेरियो होते हैं जो मैंने फेस करे हैं आजकल। एक सिनेरियो होता है कि इफ यू आर वर्किंग विद द डायरेक्टर फर्स्ट टाइम, सो आपको जनरली कॉल किया जाता है जब ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी होती है, मेन लीड फाइनल हो चुका होता है। So that is the time when they are finalizing all the HODs. So you get a call, you go and you like the script, and अगर डायरेक्टर आपके जैसे मतलब like you know also खाली इसमें काम की बात नहीं होती, ये 2 इंसान का भी मिलन है। तो like you know you need to know what kind of human being you want to work with. So when you go, you meet, energies meet and everything, and then you start working on the script. You read the script, आप अपने inputs देते हो डायरेक्टर को, एंड कभी कभी आपको लगता है कि कुछ चीजें नहीं ठीक, बट एक्चुअली देन डायरेक्टर एक्सप्लेन्स कि ये दिस इज व्हाट आई हैड थॉट, एंड देन यू रियलाइज कि हाँ लाइक नाउ इट मेक्स सेंस। सो आई थिंक शुरुआत में लाइक यू स्टार्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट, यू रीड द स्क्रिप्ट और उस टाइम पे कुछ दिमाग में एक विजुअल डिजाइन आने लग जाता है जनरली, एंड डायरेक्टर आल्सो टेल्स यू लाइक यू नो व्हाइल द फर्स्ट मीटिंग कि दिस इज द ट्रीटमेंट आई एम लुकिंग, दिस इज द वे आई वांट माय फिल्म टू लुक एंड एवरीथिंग। तो आप स्क्रिप्ट पढ़ के देन यू स्टार्ट जैमिंग विद द डायरेक्टर एक्चुअली, और ये जनरली बातें होती हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बैठ के बहुत टेक्निकल डिस्कशन होता है। इट्स जस्ट जनरल टॉक अबाउट लाइफ, जनरल टॉक अबाउट थिंग्स यू वांट टू से इन द फिल्म, बिकॉज अल्टीमेटली फिल्म इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल। सो नॉट कम्युनिकेटिंग थिंग्स, सोशल मैसेजेस हो सकते हैं और हो सकता है कोई सोशल मैसेज ना हो सकता है कहानी बोलनी है, बहुत सादी सी कहानी बोलनी है, सिंपल सी कहानी बोलनी है। So all those things are there. So वो सब discussions चालू होते हैं. Then we get into a little deciding things. जब production designer also is on board, then we start कि colors film के क्या होंगे, कि color palette क्या होगा, कि मतलब कौन सा, अब say for instance बाला है, बाला में आयुष्मान का घर कैसा लगेगा, बाला में कपड़े कैसे पहने जाएंगे, इसमें क्योंकि ये मिडिल क्लास की कहानी है तो उसमें जो कपड़ों के नुआंसेस होते हैं वो क्या रहेंगे। शर्ट पे हो सकता है थोड़ा स्याही का दाग रह गया हो, लेकिन छोटे छोटे नुआंसेस, वो all those things we talk about, and like you know we come, because that's why when I said relatability to that middle class, like you know that's where I really relate a lot of things which I try and incorporate in my films also. So वो सब चीजें चालू होती हैं। देन थोड़ा टेक्निकल मामला आगे बढ़ता है जहाँ पर यू नीड टू डिसाइड द कैमरा एंड लेंसेज, व्हाट कैमरा यू वांट टू चूज। सो देन हम फिर कैमरा टेस्ट करने चालू करते हैं।
बिकॉज हमें मालूम है कि ये सीक्वेंसेस हैं, सो वी डू अ कैमरा टेस्ट, वी टेक इट टू अ ग्रेडिंग शूट जहाँ उसका कलर करेक्शन करते हैं, देन वी डिसाइड ओके दिस फिल्म विल बी शॉट ऑन दिस कैमरा विद दिस सेट ऑफ लेंसेज, एंड शॉर्ट ब्रेकडाउन फिर चालू होता है जब स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग इज देयर, because script also goes through a number of filters before it gets finalized. तो जब उसके बाद हम बैठ के बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है, वी गो थ्रू शॉर्ट ब्रेकडाउन. तो शॉर्ट ब्रेकडाउन से पहले हम एक रफ लोकेशन रेकी पे जाते हैं जहाँ पर लाइक यू नो वी गो एंड सी द वर्ल्ड. अब सपोज सोनचिड़िया का अगर एग्जांपल है तो हम में से किसी ने भी बीहड़ कभी देखा ही नहीं, खाली अभिषेक चौबे और राइटर एक दो बारी पहले गए थे देखने के लिए, बट कभी देखा ही नहीं था. मालूम था कि ऐसा होता है, बैंडिट क्वीन सबने देखी थी, वो एक इंस्पिरेशन था हमारे लिए, और लैंडस्केप मालूम था ऐसा होता है, बट एक्चुअल जो वहां पर जाके आपको रियलाइज होता है कि यहाँ के ये चैलेंजेस हैं, रियलिस्टिक चीजें जो होती हैं. या सो मतलब देखने में बर्फ बहुत खूबसूरत लगती है, बट वहां जाके शूट करें तो समझ आता है कि मतलब कितना डिफिकल्ट है. हाँ बिल्कुल. Correct. So accordingly then you have to plan. So we go to a rough location रख के जाके देखा ये एटमॉस्फेयर है, ये है, because also उसके बाद बहुत सारे आइडियाज आते हैं. बहुत बार आपने स्क्रिप्ट में कोई चीज लिखी होती है बट आप एक लोकेशन देखते हो एंड देन यू रियलाइज कि ये चीज लोकेशन बहुत अच्छा है लेकिन ये चीज इसमें फिट नहीं हो रही, सो देन यू नीड टू रीवर्क ऑन द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. मतलब आपने लिखा है कि एक बंदा सीढ़ी से गया और दाहिने मुड़ के उस अपने कमरे में गया, लेकिन वहां पर सीढ़ी थी नहीं. So now how do you adapt locations in the script is also a very important part of that, which also changes the shot division of the scenes. So then we start sitting on the shot division कि ये scene है, वहाँ से ideas आते हैं कि ये scene को हम single shot कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, because location ऐसा है कि which allows us to do a single shot or not. वहाँ से ideas आते हैं कि कितना aerial shots you want to shoot, कितना coverage चाहिए, like you know how. वहाँ से एक और बहुत चीज़ डिसाइड होती है आपकी लेंसिंग जो है कि आपको लेंस कैसे करना है फिल्म को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. कई बार होता है कि लोकेशन हमें मिली बड़ी है लेकिन फिल्म और कहानी और इकोनॉमिकल स्ट्रैटा ऑफ द फिल्म के हिसाब से आप वो लोकेशन उतनी बड़ी नहीं दिखा सकते. सो देन यू नीड टू डिसाइड कि इसकी लेंस ऐसे करना है कि लोकेशन उतनी बड़ी ना ले, और द अदर वे अराउंड कि लोकेशन छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है और कोई और ऑप्शन नहीं है तो यू लेंस इट इन अ वे दैट इट लुक्स बिगर. So all those decisions come after the first location recce. And then we go scene by scene. We write down these many number of shots we have to take. बहुत सारे बदलाव आते हैं शूट के दौरान, बट एक मोटा मोटा प्लान रखना पड़ता है बिकॉज जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है he needs to also schedule like you know फिल्म कि इतना टाइम इस सीन को देना है, इतना टाइम इस सीन को देना है, which is according to the number of shots we have given it to him. So वहाँ से वो शॉर्ट ब्रेकडाउन हो गया. देन वी गो फॉर अ टेक्निकल रेकी जहाँ पर मेरा क्रू भी जाता है, एवरीवन लाइक इट्स अ बिगर क्रू व्हिच गोस एंड वी डिसाइड एवरीथिंग कि ये घर का ये दीवार ये रंग का होगा, यहाँ पर ये लगेगा, या मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि मतलब यहाँ पर इस छत पे रस्सी लगेगी. जैसे सपोज अगर एक छत का सीन कर रहे हैं, जैसे बाला में यामी और आयुष्मान का एक सीन है जहाँ पर झूले में बैठ के बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब मैं छत देखी तो हमने बोल दिया था प्रोडक्शन डिजाइनर को और आर्ट डायरेक्टर को कि वो 2 छत छोड़ के हमें बच्चे चाहिए खेलते हुए, 3 छत जो लेफ्ट में वहां पर एक रस्सी में कपड़े टंगे होने चाहिए, 4 छत छोड़ के हरी मिर्चे और पापड़ सूखेगा. तो वो सब छोटी छोटी चीजें लाइक यू नो ऑल दोज थिंग्स वी डिसाइड. सो मतलब एज अ सिनेमेटोग्राफर खाली कैमरा और उसी का काम नहीं होता है, इट्स लिटिल मोर देन दैट. थोड़ा स्टोरी टेलिंग, लाइक अ सिनेमेटोग्राफर इज आल्सो अ स्टोरी टेलर. तो डायरेक्टर इज टेलिंग अ स्टोरी थ्रू अ स्क्रिप्ट, यू नीड टू टेल अ स्टोरी अकॉर्डिंग टू योर विजन कि कब कैमरा मूव करेगा, कब स्टैटिक रहेगा, कब हम हैंडल जाएंगे. सो ये सब डिसीजंस जो है शूट से पहले जनरली हम ले लेते हैं. एंड देन वी हैव नोट्स बिकॉज ऑल्सो ऐसा होता है कि एक सीन के बाद जो सीन आने वाला है वो 15 दिन बाद शायद शूट करें. तो वो कंटिन्यूटी मैच करना, इसको हमें धूप में शूट करना है कि नहीं करना है. लाइक बाला में बहुत एक मेजर चीज था, अमर कौशिक जो डायरेक्टर थे उनको एक गर्मी का फीलिंग लेके आना था, लाइक जिससे बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट में इम्प्रूव हो गए. छत में पानी डाल के ताकि घर ठंडा रहे, तो छोटी छोटी चीजें जो कानपुर जैसे शहरों में होती है,
कूलर में आम डाल के रखते थे तो आम ठंडे हो जाते थे, हाँ, है बिल्कुल ना, पानी बिल्कुल, में। हाँ तो हाँ ये छोटी छोटी चीजें मतलब उस टाइम पे डिसाइड होती हैं, लाइक व्हेन वी इनकॉर्पोरेट इट एंड देन वी बेसिकली गो ऑन शूट। जी। तो यानी कि इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो दीवार है उसका कलर कैसा है, इस बात का भी ख्याल रखना जरूर पड़ता है। जरूर 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 जरूर, तो यानी मतलब कहीं ना कहीं आप ये हाँ जी जी ये तो बहुत मतलब और ऐसा नहीं है कि ये एक छोटा सा है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग बिकॉज मेनी थिंग्स, अगर मतलब आपके दीवार का कलर अगर ग्रीन है और उसके हिसाब से आप शर्ट कौन सी पहनेंगे, एक्चुअली कैन चेंज योर विजुअल्स टू अनदर लेवल। सो उसका एक कलर पैलेट बनाया जाता है कि इस सीन में ये हमारे प्राइमरी कलर्स होंगे जो हम यूज करेंगे, ये सेकेंडरी कलर्स होंगे, ये टर्शियरी कलर्स होंगे, तो उसके हिसाब से प्रॉप्स भी एडजस्ट करी जाती है। तो अगर वो रेड है, वो हो सकता है रेड खाली वो एक रेनॉल्ड्स के कैप का ढक्कन ही हो, लेकिन वो उसमें होगा। तो वो बहुत बहुत माइन्यूटली उन सब चीजों में काम किया जाता है ताकि दैट्स व्हाई द होल डिजाइन, इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूनिंग, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूनिंग, मतलब करेक्ट पूरा करेक्ट करेक्ट, मतलब अब हाँ, मतलब जैसे आप अगर एक चीज है जो एक्चुअली मैं लाइफ में कंपेयर करता हूँ हर एक चीज से, वो है म्यूजिक। सो कलर पैलेट इज एग्जैक्टली एक राग के जैसा होता है कि अगर एक राग में ये सुर है तो यही सुर होना चाहिए, बिल्कुल, तभी वो बिल्कुल। राग अच्छा लगेगा। हम्म। अगर मैं किसी राग में कुछ अगर सुर हटा दूं और कुछ और बजा दूं तो वो एकदम बेसुरा हो जाएगा। वैसे ही कलर पैलेट है कि ये कुछ रंग है जो ऐसे जाएंगे, इसमें कुछ और डाल दोगे तो वो मजा नहीं आएगा, वो बेसुरी इमेज हो जाएगी। So that is a very important aspect of cinematography, production design और direction। जब तक ये तीनों चीजें साथ में नहीं आएंगी and costume designer, तो वो तब तक वो मजा नहीं आएगा, like you know। and also छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर 90 की दशक की फिल्म, अगर 90 का दशक हम दिखा रहे हैं तो उस टाइम पे कैसी शर्ट्स होती थी, कैसे प्रिंट्स होते थे, उस टाइम पे कॉलर में यहाँ पर आया था कि ये वाले बटन बंद करके सब लोग रहते थे। तो वो सब छोटी छोटी चीजें जब आती हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो ऑडियंस एकदम ऑन द फेस नोटिस नहीं करती, बट इट डज मेक अ डिफरेंस इन द होल। लेकिन वो कनेक्ट कर पाती है कि हाँ, लोग कनेक्ट के हमारे जमाने में ऐसा था, हम जब गांव में थे या छोटे, क्योंकि अक्सर लोग छोटे छोटे शहरों से होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या बॉम्बे हो, हर कोई आदमी मतलब यूपी, बिहार और हर छोटे शहर से आया हुआ होता है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो सब पूरा प्रोसेस आई थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोसेस, मतलब शूटिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है शूटिंग से पहले। तो शूटिंग में एक्चुअली वी जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट जो भी डिस्कशन हुआ है और जो सब हुआ है वो सब मतलब शूटिंग में इट जस्ट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट्स ऑल। सो या एक स्टोरी बोर्ड जो हम देखते हैं, स्टोरी बोर्ड का कितना हेल्प रहता है? वो स्टोरी बोर्ड जो तैयार करता है वो कोई और इंसान होता है, और उसको आपसे कितनी हेल्प मिलती है उस स्टोरी बोर्ड से? स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट अलग रहते हैं, लाइक दे आर टोटली सेपरेट आर्टिस्ट। और इम्पोर्टेंट बात है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक स्केच करने वाला स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट नहीं होता। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को मालूम रहता है कि लेंसिंग क्या है, अगर उसको मालूम है 50 का लेंस लगाऊंगा तो जो बैकग्राउंड है वो कैरेक्टर के कितना पास दिखेगा या कितना दूर दिखेगा। अब अच्छा, उसको लेंसिंग के बारे में पता होता है उसके स्टोरी? हाँ, पता होना ही चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा। बिकॉज क्या होता है, अब मतलब मैं क्लोजअप 4 अलग अलग लेंसेज से भी ले सकता हूँ, मैं 20 mm से भी ले सकता हूँ, 32 से भी ले सकता हूँ, 50 से भी ले सकता हूँ, 75 से भी ले सकता हूँ। अब हर एक लेंस, मेरा तो क्लोजअप इतना ही रहेगा, लेकिन मेरा फेस स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, पीछे अगर मेरे को सपोज किसको दूर दिखाना है लेकिन जगह नहीं है तो क्या लेंसिंग होगा। सो ऑल दिस डिस्कशंस वी डू। एंड कैमरा मूवमेंट क्या रहना चाहिए, कैमरा मूवमेंट का भी थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। सो जनरली व्हाट हम पूरी फिल्म का स्टोरी बोर्ड नहीं करते। जब हम एड शूट करते हैं, कमर्शियल्स करते हैं, तो जनरली ऑल एड्स हैं स्टोरी बोर्ड, बिकॉज वो क्लाइंट और एजेंसी से अप्रूवल चाहिए होते हैं, सो दे नीड टू गो। अदरवाइज फिल्म्स में ओनली सम ऑफ द क्रिटिकल पोर्शंस ऑफ द फिल्म भी स्टोरी, जैसे एक्शन सीक्वेंस हो गया या कुछ स्पेशल सीक्वेंस है जहाँ पर वी नीड टू लाइक यू नो डूइंग अ वेरी हेवी ट्रीटमेंट, सो वहाँ पर वी डू अ स्टोरी बोर्ड सो दैट वी नो कि हमें एग्जैक्टली ये शूट करना है। अदरवाइज एक्शन सीक्वेंस में क्या होता है, आप शूट करते रहोगे एंड यू डोंट नो वेयर टू एंड। So it's very important to have a storyboard, yeah, because also storyboard then उसको edit करते हैं और देखते हैं अच्छा इतना timeline में इतना बैठ रहा है, इतने shots में हमें 1.5 मिनट का sequence complete होगा, तो उस time पे storyboard really helps a lot। और also क्या होता है, कई बार शूट पे जाके बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल भी जाती है, आप कितना भी कोशिश करें, everyone is a human being, mistakes does happen,
तो स्टोरी बोर्ड जस्ट मेक श्योर दैट वी हैव गॉट एवरीथिंग, ये चीजें प्लान थी, ये सब चीजें हमें मिल चुकी। हाँ, हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, राइट? मतलब उसके हिसाब से ठीक है। correct. तो आपने जब क्योंकि आपने अभी सौंचिड़िया जो फिल्म अभिषेक चौबे जी की अभी आपने साथ काम किया, तो कितनी मुश्किल रही बेहड़ में जाके शूट करना? आई थिंक वो रियल बेहड़ था जहाँ पे आप चंबल में गए थे शूट करने के लिए, तो कितना मुश्किल रहा और किस महीने की बात है ये? किस महीने में आपने इसको शूट किया था? हमने आई थिंक चालू किया था सोनचिड़िया का शूट समवेयर अराउंड एंड फरवरी, हम फरवरी में चले गए थे। तो हमारा 10-15 दिन का प्रेप था वहाँ पे, और ये खत्म हुआ था कुछ अराउंड मई में खत्म हुआ था। तो अराउंड 61 डेज 62 डेज वी हैव शॉट, 60 डेज भी शॉट लगातार, एंड बीच में छुट्टी, तो वो कुछ स्प्रेड ओवर लाइक 3 months वी वर देयर। कैसा रहा? तो वी स्टार्टेड विद एक्सट्रीम कोल्ड, तो हमने चालू किया था तो बहुत ठंड थी, और जब खत्म किया तो बहुत गर्मी तो हमने, और बीच में बारिश भी आई, धुंध भी पड़ी, तो हमने सारे सीजन्स जो है उधर मतलब एक्सप्लोर कर लिए थे। बिहार में शूट करना आसान नहीं है, मतलब फॉर श्योर आपको मतलब हर तरीके के चैलेंजेस जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी आ जाते हैं। लाइक देयर आर सम चैलेंजेस जो हमें मालूम थे कि आएंगे, बट बिगर चैलेंज था, जो चैलेंज हमें नहीं मालूम था वो भी आ गए। तो वो सब बहुत है। रात को शूट करना स्पेशली इट्स वेरी ट्रिकी, बिकॉज वहाँ पर सांप, बिच्छू और लोमड़ी और नील गाय, मतलब यू नेम इट एवरीथिंग इज देयर। मतलब एक वक्त में हाइना वाज आल्सो स्टैंडिंग, हम शूट कर रहे थे और एक हाइना आके खड़ी हो गई थी, तो मतलब हम सब चुप हो गए और मतलब कुछ 5 मिनट खड़ी रहे, एंड देन वो भाग के गई, तो फिर हमने आगे शूट करना किया। बट सबसे मुश्किल पार्ट जो है उसका टेरेन है, बिकॉज उस टेरेन में चलना, बिकॉज सारी लोकेशन हमारी कुछ 2-2 किलोमीटर दूर थी, जहाँ तक वैनिटीज और जहाँ तक गाड़ियाँ जा सकती थी, उसके बाद हमें इक्विपमेंट लेके 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था टू वॉक। जब हम लोकेशन डिसाइड कर रहे थे, हम हर दिन अराउंड 15 से 16 किलोमीटर अंदर चलते थे लोकेशन। और जब लोकेशन डिसाइड किया तो वो जेसीबी लेके वो पहाड़ थोड़े काटने पड़े, मिट्टियाँ पूरी काटनी पड़ी, ताकि 2-2.5 किलोमीटर पास लोकेशन तक जा सके। तो वहां तक जाना, उसके बाद चलना, और चलना भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको चलना है, उतरना है, चलना उतरना है, तो वो एक अलग चैलेंज था। मिट्टी के पहाड़ होते हैं, राइट? मिट्टी के पहाड़ है पूरे, और बहुत लोग स्लिप करे, बहुत लोगों को चोटें भी लगी। वहां पर कीकड़ के पेड़ इतने हैं और उसे कांटे मतलब 3-3 इंच के रहते हैं, तो दैट वाज लाइक अ डिफरेंट। रोज कोई ना कोई देखते थे कि मतलब जूते खरीदे थे सबने, लेकिन लाइक अगर कांटा अंदर घुसा तो जूते को पार करके मतलब आपके पैर में आ जाता था। तो थे बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट अपना मजा भी था एक उसका, मतलब एकदम क्लियर स्काई, और क्योंकि हम सब दीन दुनिया से दूर धौलपुर में रह रहे थे, तो वो एक जो यूनिटी होती है, वो जो फैमिली का एक फीलिंग होता है, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक चैलेंजेस, और सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली उधर था जो धूल थी, क्योंकि जब मेरे को याद है, मैं और अभिषेक चौबे जब हम गाड़ी में वापस जाते थे पूरे दिन शूट के बाद, तो जब हम बात करते थे तो मिट्टी की जो कचर है वो आपको बातों के साथ सुनाई देती थी, उसमें इतनी ज्यादा मिट्टी आपके अंदर घुस जाती थी। तो अच्छा, हाँ, मतलब जब आप बात करोगे तो दांतों के बीच में जो मिट्टी आएगी, हाँ, तो आपके पूरे दिन में मुंह में घुसी है, यू कैन एक्चुअली हियर दैट कचर का साउंड। So it was quite something. सबके गले खराब हो चुके थे, तबीयत सबका ऊपर नीचे, और सर्दियों में हम रात को शूट कर रहे थे, तो जो कि बहुत मुश्किल था, और गर्मियों में दिन में शूट कर रहे थे। सो धूप से आपका वैसे ही प्रोडक्टिविटी लाइक कुछ मतलब 50% डाउन हो जाता है, एंड प्लस वी वर शूटिंग अ लॉट ऑफ एक्शन, तो एक्शन में वैसे ही एवरीवन नीड्स टू बी लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग, कैमरा इज रनिंग अराउंड, तो मतलब इट वाज फिजिकली एंड इमोशनली वाज वेरी ड्रेनिंग, वेरी ड्रेनिंग, मतलब हालत खराब हो गई थी। बट ये होता था कि जब शूट करते थे, जब दिन खत्म होता था, तो लगता था कि चलो कुछ अच्छा शूट किया है, सो लाइक दैट यूज्ड टू मेक यू हैप्पी, सो दैट वाज वन थिंग। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और हैट्स ऑफ, आई थिंक सबसे ज्यादा सोनचिड़िया में काबिल तारीफ जिसने काम किया वो है प्रोडक्शन, बिकॉज अगर प्रोडक्शन नहीं मैनेज कर पाता वहाँ पे, तो एवरीथिंग वुड हैव इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता।
नहीं आता, बिकॉज लोगों को खाना, लोगों को पानी, लोगों के लिए मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज कंफर्टेबल, एवरीवन इज गेटिंग एवरीथिंग ऑन सेट, इट वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी वेरी टफ फॉर देम। लॉजिस्टिक्स का जो काम था वो बहुत मुश्किल था। धौलपुर जैसे गांव में होटल ढूंढना और मतलब वहाँ पर आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, तो मेक श्योर कि सबकी सेफ्टी बरकरार रहे, तो वो सब जो था बहुत मुश्किल था। बट आई थिंक हो गया, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ दैट कि वो फिल्म वी वर पार्ट ऑफ दैट, सो इट्स ऑलवेज विल बी अ वेरी स्पेशल। मैंने पहला शो देखा था उसका बेंगलोर में। नहीं, वो इट वाज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर ऑल। बिल्कुल। Sadly it didn't do that well on box office, but it's okay. हर एक फिल्म की अपनी किस्मत होती है, so I think जी। तो वहाँ के जो लोग थे, जो जंगल बिहार के आसपास के जो गांव थे, उनके लोगों का उनका सपोर्ट कैसा रहा? उनका सपोर्ट एज इन लाइक सपोर्ट वो अच्छे से कर रहे थे, बट एक वो होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी था उनके लिए भी। यहाँ पर आज एक फिल्म आई है, पता नहीं कब आएगी, बैंडिट क्वीन के बाद आपको आया है यहाँ शूट करने के लिए। सो अच्छा, मतलब वो भी वही हुई थी क्या? बैंडिट क्वीन भी वही शूट? बैंडिट क्वीन भी वही हुई थी, पूरी वही शूट हुई थी। इनफैक्ट मेनी लोकेशंस आर वेरी सिमिलर। मेरे को याद है हम मनोज सर का पहला शॉट ले रहे थे, और हम शॉट लेते लेते सडनली वो डिसोरिएंट हो गए, तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, तो चौबे ने कट बोला, तो उसने अभिषेक गया मनोज सर के पास कि सर क्या हुआ, तो उसने बोला कि एग्जैक्टली 25 साल पहले बैंडिट क्वीन के लिए मेरा पहला शॉट इसी जगह लिया गया था। सो वी वर एग्जैक्टली, तो बहुत सारी लोकेशंस जाने अनजाने में सिमिलर हो गई थी। जो कुआं है वो एक्चुअली कुआं बैंडिट क्वीन के लिए बनाया गया था जो हमने शूट किया, तो बहुत सारी लोकेशंस वी लाइक्ड व्हिच वर लाइक आल्सो यूज्ड इन बैंडिट क्वीन। सो वो था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी लोगों के लिए कि चलो ठीक है, दे हेल्प्ड अ लॉट, बट दे आल्सो अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम, कि किसी के घर में लाइट रखनी है तो दे विल रियली आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी, किसी के घर में कुछ करना है, तो जो कि एक्चुअली छोटे शहर की काफी कॉमन चीज होती है। बट अदरवाइज बहुत सारे लोग थे जो हमारी एक्चुअली लोकल टीम में थे, जो कि डाकू रह चुके हैं, जो कि डाकू थे, गैंग में काम करते थे, लेकिन जब सरकार ने बोला कि आप सरेंडर कर दो, और वो सरकार की तरफ से उनको नौकरियां मिली थी, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु हैड सरेंडर्ड एज डकैट्स, उन्होंने अपना जेल में वक्त बिता के बाहर निकल के सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो दे वर हेल्पिंग अस अ लॉट। 3-4 लोग ऐसे थे जो हमारी टीम में थे, मतलब उनको देख के लगता था कि हाँ ये रहा होगा डकैत जिंदगी तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट पीपल वर हेल्पफुल। बाकी प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर एक शहर में आती जाती रहती है। अब लखनऊ में भी शूट करो, दिल्ली में भी शूट करो, बॉम्बे में भी प्रॉब्लम आती है। सो इट वाज अ मिक्स बैच ऑफ पीपल, आई गेस। जी। तो जैसे जब ये फिल्म लिखी गई थी, तो क्या अभिषेक जो चौबे जी थे, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे लोगों के साथ बैठे थे कभी, जो लोग कैसे लिखना इतना? हाँ, सो जब ये एक्चुअली फिल्म लिखी जा रही थी, तो उस टाइम पे अभिषेक और सुदीप जो राइटर है फिल्म के, वो बीहड़ गए थे, वो बीहड़ में रहे थे वहाँ पर थोड़ा, 1 महीना, सवा महीना दे वर देयर। उनकी पूरी रिसर्च थी लैंग्वेज को लेके। सो दिवाकर राम, जिन्होंने एक्चुअली लैंग्वेज, जो एक्चुअली धौलपुर के ही हैं, वहीं के हैं, तो उन्होंने, ही वाज अ डायलेक्ट कोच फॉर भूमि, फॉर सुशांत, फॉर एवरीवन, तो उनको डायलेक्ट उन्होंने सिखाया। तो वहाँ के लोकल्स कुछ लिए थे जिनके साथ डायलॉग्स में काम किया था उन्होंने, जिनके एक्सपीरियंसेस पूछे थे। बहुत सारे पुलिस वालों से मिले थे जिन्होंने बताया था कि डकैत कैसे थे, स्पेशल टास्क फोर्स कैसे बना था, उनकी पूरी हिस्ट्री उन्होंने मतलब लाइक यू नो पूरी जानी थी। तो वो पूरा रिसर्च उन्होंने किया था, काफ़ी रिसर्च किया था, मानसिंह के गैंग का रिसर्च पूरा किया था। सो ऑल दोज रिसर्च अभिषेक और सुदीप ने मिलकर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था while writing the script. So this मतलब वो इनकॉर्पोरेट करते गए वो रिसर्च और वो कंटेंट, और तब जाके फाइनल पे बनी। नए लोगों को जो लोग आना चाहते हैं फिल्म सिनेमा की ओर एज ए डीओपी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह उनको आना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? आई थिंक एक सवाल जो है, जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्योंकि मैं जब आया था तब उस टाइम पे तब भी नेगेटिव था, तब डिजिटल नहीं आया था। डिजिटल अभी कुछ 6-7 सालों में डिजिटल पूरा फैल चुका है, तो लर्निंग बहुत इजी और फास्ट हो गई है।
बिकॉज अभी आजकल आप डिजिटल कैमरा शूट करते हैं तो मॉनिटर में जो दिख रहा है वही मिल रहा है, तो लाइक यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग, तो लर्निंग हैज बिकम फास्ट। द प्रोसेस, जो एक प्रोसेस होता है डीओपी बनने का, वो थोड़ा फास्ट हो गया है, बट हमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जो प्रोसेस फास्ट हुआ है ये सिर्फ टेक्निकल लर्निंग का हुआ है। सो टेक्निकल लर्निंग जो है एक सिनेमेटोग्राफर की, वो मैं ये बोलूँगा कि एक चौथाई हिस्सा है डीओपी बनने का, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। सो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि किसी कॉलेज में जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई वुड टेल एवरीवन दैट एवरीवन शुड go study film because cinematographer is also a filmmaker in my eye point of view। और वो फिल्म मेकिंग जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपका होराइजन खोलते हैं, लाइक यू नीड टू सी द वर्ल्ड सिनेमा। बहुत सारे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने मतलब अर्ली 1900 से लेके अब तक दे हैव मेड सम स्प्लेंडेड सिनेमा, तो वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में देयर हैज़ बीन माइंड ब्लोइंग सिनेमा कुछ मतलब 100 साल से, तो वो सब देखना बहुत जरूरी है। और वो सब देखना अकेले जरूरी नहीं है, आप अकेले भी बैठ के देख सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो सिनेमा की लर्निंग होती है, जब 50 लोग एक थिएटर पे बैठ के एक बहुत पुरानी लुई बेनोएल या सत्यजीत रे या ऋत्विक घटक या लाइक इवान द टेरिबल जैसी फिल्में देखते हैं, और जो उसका डिस्कशन होता है उसके बाद, दैट इज द मेन लर्निंग। एक फिल्म देखने में और फिल्म को डाइसेक्ट करने में बहुत बड़ा अंतर है। आप फिल्म देख ली, अभी ऐसा हो सकता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इट जो आपने नहीं नोटिस करे, लाइक फिल्म इज बियॉन्ड एक कहानी के बहुत और भी बहुत गहरी होती है फिल्म, खाली कहानी नहीं होती। तो वो सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड एज अ सिनेमेटोग्राफर यू शुड डेवलप दैट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, तभी यू कैन वर्क विद अ डायरेक्टर शोल्डर टू शोल्डर कि हाँ लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू प्लान एंड यू कैन टेल अ स्टोरी थ्रू योर विजुअल्स एज वेल। सो फॉर एनीवन हु इज स्टिल थिंकिंग कि मतलब पढ़ाई करके आना चाहिए या इंडस्ट्री में आके सीख लेना चाहिए, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि नहीं, लाइक studying will definitely help you in long for sure। एंड बहुत सारे लोग एक ग्लैमरस इंडस्ट्री सोच के आ जाते हैं, देन दे रियलाइज कि भाई यहाँ तो मतलब बहुत घिसाई है, बहुत मुश्किल है। सो मतलब आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट टेलिंग एवरीवन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन टू बी अ पार्ट ऑफ, बट you need to be really interested in it and don't just think about the glamour part of it, because there's a lot of hard work, Exactly. which is not seen but there is. So when you're planning to come, so like prepare yourself properly and develop a passion which you know that will make you last longer। अजय, कोई ऐसा काम या ऐसी फिल्म है जो आप चाहें शेयर करना, जो आपके आने वाले कल में पाइपलाइन में कुछ? अभी मैंने एक्चुअली जस्ट लॉकडाउन से पहले एक एक्सेल के साथ एक वेब शो शूट करना चालू किया था, जिसका नाम है डोंगरी टू दुबई, जो कि हुसैन जैदी की एक्चुअली किताब के ऊपर आधारित है। वो किताब चालू होती है दाऊद के पैदा होने पे। एक्चुअली दाऊद के भी पहले उसके पिताजी जब हेड कांस्टेबल थे, तो उनके पैदा होने से दाऊद के बेटे तक की कहानी है, जो कि 3 हिस्सों में 3 सीजन्स में डिवाइड है। तो वी आर जस्ट शूटिंग फर्स्ट सीजन राइट नाउ एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, बट लाइक कभी ये नहीं जाना कि दाऊद है कौन था, कहाँ से आया था। वी हैव डायरेक्टली स्टार्टेड his journey from his young age, right? It's basically his story and मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी एक्चुअली 90 डेज का शूट था, खाली 20 दिन शूट कर पाए, फिर लॉकडाउन चालू हो गया, तो वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो तो वी कैन स्टार्ट द शूट अगेन। सो अभी तो वही पाइपलाइन में है, और अभी देखते हैं लॉकडाउन के बाद क्या होता है। जी अनुजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया और बहुत अच्छी बातचीत हमें रही, और मैं आशा करता हूँ कि लोग इसको सुनेंगे, लोग आना चाहते हैं और इस अनुभव से, आपके अनुभव से वो सीखेंगे। और थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू।